पिछले क्लास में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव पढ़ चुके हैं ना। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत कम दूरी पर रखे जाएं तो इस व्यवस्था को, इस निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है जिसको हम P से दिखाते हैं, और उसको हम लोगों ने ऐसा फॉर्मुलेट किया था 2L/Q, ऐसा कुछ। L की जगह आप A भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या ना? और इसका डायरेक्शन किधर से किधर लेते हैं? माइनस से प्लस की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान रहेगा। चलो, आज जो है सो कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ चुके हैं, उसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पॉइंट चार्ज के कारण। पोटेंशियल पढ़ चुके हैं और उसका भी फॉर्मूला प्रूफ कर चुके हैं। अभी हम लोग करने क्या वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे और पोटेंशियल का निकालेंगे। तो पहले फील्ड की बात करेंगे, फिर पोटेंशियल की बात करेंगे। तो पहले आप समझो, फिर मैं हेडिंग लगाता हूँ, फिर हम लोग ऐसा करेंगे। देखना ज़रा, यहाँ पे एक ये हम लोगों का चार्ज है। देखेंगे ज़रा, यहाँ पे ये जो हमारा चार्ज है वो है Q प्लस में, और यहाँ पे है माइनस Q। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस है, इधर का जो ये डिस्टेंस है यहाँ से, ये है हम लोगों का L। और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये भी क्या है बोलो? L। तो अब आपको जो है सो कि ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जो डाइपोल लेंथ जिसकी बात करते थे, द्विध्रुव की लंबाई, उसको मैं 2L क्यों लिखा करता था। समझ आया? क्योंकि हम लोग ये जो डाइपोल होता है, ये जो पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वैद्युत द्विध्रुव, इसके सेंटर में आ जाओ, और सेंटर से जो पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस है इसको L बोलते हैं, और सेंटर से ये वाला जो निगेटिव चार्ज है क्या है? डिस्टेंस L। मतलब ठीक बीच से दोनों तरफ बराबर दूरी पे, तो इनका पूरा का पूरा जो लेंथ होगा वो 2L हो जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं अक्षीय रेखा, एक्सियल लाइन। क्या कहते हैं बोलो? एक्सियल लाइन। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। ये वाला जो रेखा होता है, ये वाला जो डाइपोल के ठीक बीच से और परपेंडिकुलर होना चाहिए, एंगल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? हाँ, ये 90 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए, 90 से कम नहीं होना चाहिए। जब ये अक्षीय रेखा के परपेंडिकुलर ठीक बीचों बीच ये लाइन जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं निरक्षीय रेखा, इक्वेटोरियल लाइन, निरक्षीय रेखा। हाँ, क्लियर? इसको बोलेंगे निरक्षीय, इसको बोलेंगे अक्षीय। क्लियर? द्विध्रुव में, डाइपोल में ये जो दोनों आवेश हैं, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम क्या बोलेंगे? अक्षीय रेखा। क्लियर? अगर मान लो मैं आपको अगले पेज पे ले चलता हूँ और ऐसे क्वेश्चन दे दूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज है, कुछ दूरी पर यहाँ पे एक माइनस Q चार्ज है, ठीक है, और फिर मैं क्या करूँ? इन दोनों को ऐसे एक लाइन से मिला दूँ। चलो बताओ, ये रेखा अक्षीय है या निरक्षीय है? हाँ, अक्षीय है। ठीक है, तो इस बात पे आप मत चले जाइएगा कि जैसो कि चार्जेस ऐसे कर दिए गए और लाइन ऐसे हो गया, तो सर अभी तो आप बता रहे थे कि जो ऐसे होगा उसको निरक्षीय बोलेंगे। इस पे ध्यान ज़्यादा ऐसे मत दीजिएगा। जो चार्जेस को मिलाने वाला लाइन होगा वो एक्सियल लाइन होगा। ठीक है, तो चार्जेस अगर ऐसे दिए हैं तो उसको मिला दिया गया, तो इसको एक्सियल लाइन बोलोगे। तो यहाँ पर ये वाला जो लाइन है वो क्या है? एक्सियल ही है, ये अक्षीय रेखा ही है। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब पूछा जाए कि यहाँ पे निरक्षीय रेखा कौन सा होगा, तो ये वाला होगा। अक्षीय रेखा से ठीक 90 डिग्री पे, एक्सियल लाइन से ठीक 90 डिग्री पे, और शर्त क्या है? ये जो लाइन है वो दोनों चार्ज के ठीक बीचों बीच जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, इक्वेटोरियल, अक्षीय, निरक्षीय। क्लियर है सबको? चलो, तो अब चार्ज कैसे भी दिया जाएगा, आपको डरना नहीं है कि अगर यहाँ पे मैंने दे दिया प्लस Q, यहाँ दे दिया माइनस Q, तो अक्षीय रेखा कैसे होगा? ठीक है, इन दोनों को मिला दो, क्या दिक्कत है? वो ऐसे है, तिरछा है, कैसे भी। डाइपोल में जो दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, द्विध्रुव में जो दोनों आवेश होते हैं,
उन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होगी स्ट्रेट एकदम सीधा, उसको एक्सियल लाइन बोलते हैं, चाहे वो जैसे भी दिखे। क्लियर है? ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा आपको सीधा ही दिखेगा। ठीक है, तो पहचान ध्यान से रखना। अब ये एक्सियल लाइन है, ये हम लोगों का इक्वेटोरियल लाइन, निरक्षीय रेखा है। तो अब हमको क्या करना है कि जैसे इस निरक्षीय रेखा के, ध्यान सुनिएगा, इस निरक्षीय रेखा के किसी पॉइंट पर, जैसे किसी ने हमसे पूछा कि यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, या हमसे किसी ने पूछा कि इस पॉइंट पे बताइए क्या होगा, इस पॉइंट पे बताइए क्या होगा, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर मुझे चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इन सब चीज़ों को सोचना है। फिर हम लोग ये सवाल करेंगे, ये जो एक्सियल लाइन है, इस एक्सियल लाइन के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, इधर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा। तो इन सब के लिए हमको करना क्या है, फॉर्मूला फाइंड करने हैं, या डेरिवेशन कह लो, या क्वेश्चन के तौर पे कह लो, जैसे भी। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है और बड़ा सिंपल है, क्योंकि अच्छी बात क्या है, ये भी एक पॉइंट चार्ज है और ये भी एक पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आता है, पोटेंशियल भी निकालने आता है, फॉर्मूला हमने प्रूफ करा है, हाँ कि ना? ठीक है, तो इसी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और बड़ी आसानी से हम लोग इसको कंप्लीट कर भी लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, 1 बाई 1 करके करना है। तो मैं किसी एक को पहले चूज कर लेता हूँ, जैसे निरक्षीय मैं पहले चूज कर लेता हूँ, और इस पे मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आप खुद सोचना, समझ में आ जाएगा तो फिर आप और भी खुद से कर सकते हो। इतना सिंपल है कि आप बहुत सारा चीज़ जो है सो कि इसमें खुद से आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू कर लेता हूँ। चलो, अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो पॉइंट मैंने लिया, ये बिंदु इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे होगा, इसकी कुछ दूरी होगी। आप मुझे एक चीज़ बताओगे, ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो दूरी होगी, क्या इतना ही दूरी इधर से भी होगा या कुछ अलग होगा? बोली हाँ या ना। आप बता सकते हो ये दोनों तरफ से जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा कि अलग अलग? ध्यान से, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल। क्लियर? अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, और फिर इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, और दोनों का मैं वेक्टर सम करने वाला हूँ, दोनों का सदिश योग करने वाला। क्या करने वाला हूँ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है ना, तो वेक्टर की तरह ही जोड़ेंगे। क्लियर है? तो अभी जो है सो कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, आपको दिख रहा है क्या है? एल। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, अगर आप कहो तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे एक कलर करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, और इसकी थिकनेस भी थोड़ा मैं कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा। ये जो आपको येलो वाला लाइन दिख रहा है, इसका जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये मैं कहने वाला हूँ कि ये आर है। देखो यहाँ से यहाँ तक। तो अब मुझे बता सकते हो आप कि अगर ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो आप जरा बताओ मेरे को ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा? आई होप आप समझ जाओगे। ये एक समकोण त्रिभुज दिखेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये कुछ ऐसा आएगा, अंडर रूट बता दो जल्दी से, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वेरी गुड, क्लियर है सबको? अब मुझे फिर बोलना नहीं पड़ेगा कि ये वाला डिस्टेंस उतना ही होगा, अगर इधर से भी निकालोगे तो वही आएगा ना। देखो ये एल है और ये आर है, फिर इधर भी समकोण त्रिभुज, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है। डाइपोल की कहानी क्या होती है कि जो चार्ज यहाँ है उतना ही यहाँ रहता है, बस एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो अगर मैं बोलूँ हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर मैं हेडिंग लगा दूँ तो आपके दिमाग में बात चलेगा, और अच्छे से मैं लगा ही देता हूँ। हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। और कहाँ फाइंड करना है? तो जो निरक्षीय रेखा है उसके किसी पॉइंट पे। ये काम जो यहाँ कर रहा हूँ मैं यहाँ भी कर सकता था, ये काम जो यहाँ कर रहा हूँ इधर भी कर सकता था मैं। ठीक, मतलब आप जो डेरिवेशन करने जा रहे हो, जो फॉर्मूला निकालने जा रहे हो, जो सॉल्व करने जा रहे हो, एक पॉइंट के लिए सॉल्व कर रहे हो, लेकिन इस लाइन के किसी भी पॉइंट के लिए वो एप्लीकेबल होगा फॉर्मूला। यही बात समझ में, समझ आ रही बात ना? इस लाइन के हर पॉइंट के लिए आपको नहीं निकालना रहेगा, वो हो जाएगा उसी फॉर्मूले से। बस नीचे वाला पॉइंट होगा तो उसके लिए क्या चेंज करेगा, आर कम हो जाएगा, और नीचे आएगा तो आर कम होगा, यहाँ के लिए आर क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, और क्या। चलो, तो इसके कारण इस पॉइंट पे, चलो इस पॉइंट का थोड़ा नाम कुछ लगा देते हैं, पी। तो इस पॉइंट पी पर मुझे विद्युत क्षेत्र चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए। तो मैं लिखता हूँ ऐसे कि बिंदु पी पर प्लस क्यू के कारण, इसके कारण प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर इसके कारण मुझे वहाँ इंटेंसिटी चाहिए, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि चार्ज क्यू और बटा ये जो डिस्टेंस है, आप मुझे बताओ हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यहाँ पे एक बिंदु आवेश है क्यू, यहाँ से आर दूरी पर एक पॉइंट है, और पूछो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जरा बताओ क्या होगा, तो आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो कि ये जो सोर्स चार्ज है क्यू और ये जो डिस्टेंस है आर, इसका स्क्वायर, के क्यू बटा आर स्क्वायर। यही पढ़ा है ना हमने, एक बिंदु आवेश के कारण। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे चार्ज है ये प्लस क्यू, इसके कारण मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, ये डिस्टेंस आपको पता है क्योंकि जितना ये उतना ही ये है, तो नीचे तो आर स्क्वायर होता है ना, तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो ये तो रूट हट जाएगा। तो बताओगे क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सीधे लिख दें। क्लियर है सबको? के चार्ज की जगह क्यू और ये डिस्टेंस का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, डायरेक्शन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर होगा, क्योंकि धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो त्रिज्यता बाहर की, रेडियली आउटवर्ड होती है, तो इसके कारण ऐसे बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, पुनः उसी बिंदु पर ऐसे लिख देता हूँ, बिंदु पी क्या, पुनः उसी बिंदु पर माइनस क्यू के कारण, ये वाला जो चार्ज है माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मुझे ये निकालना हो तो आप बताओगे क्या आना चाहिए हम लोग के, आगे बोलो। चार्ज तो क्यू ही है, डिस्टेंस तो वही है, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए, कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपको दिखाई दे रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये वाला, इसका जो डायरेक्शन होगा ना, थोड़ा सा पिछले वाले पन्ने पे आते। हाँ, तो अब जरा एक चीज कर करेंगे आप, कि इसके कारण यहाँ पे जरा देखना, इसके कारण जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, हाँ या ना? जाएगा ऊपर की तरफ, बोलिए हाँ या ना? ऐसे चला जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसके जो कलर है ना वो मैं चेंज कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है, एक ये वाला होगा, और दूसरा ये होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आएगा। सोचो हाँ या ना, आप आराम आराम से सोच लेना फिर आंसर करना, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सही बना रहा हूँ या गलत? अच्छा, ये दोनों तीर की जो लंबाई होगी, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा कि अलग अलग? क्यों बताओगे? हाँ, दोनों सेम होंगे ना? सब छोटा हो जाए थोड़ा सा तो नहीं होगा। मतलब ये बराबर होने चाहिए, बात खत्म है, ऐसा कुछ। अब इन दोनों का अगर वेक्टर सम करो, सदिश योग करो आप,
नेट रिजल्ट आप निकालो। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का टेल एक जगह दिख रहा है आपको, तो अगर दोनों का टेल एक जगह दिख रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके पैरेलल यहाँ पे एक वेक्टर खींच सकता हूँ, हाँ या ना, और इसके पैरेलल यहाँ पे खींच सकता हूँ, है ना, बोलो। दोनों का टेल देखो यहाँ पे है, दोनों का हेड यहाँ पे है, तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये होगा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे ध्यान सुनिएगा, इस पॉइंट पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो फॉर्मूला आएगा ही आएगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगा उसका डायरेक्शन देखो कैसे जा रहा है ये। अब ना तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना ही इधर है, इन दोनों के रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और अगर सही से याद करो तो जब इधर एक प्लस चार्ज हुआ करता था, एक माइनस चार्ज हुआ करता था, तो आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा खींचा करते थे, विद्युत क्षेत्र रेखा, याद आया। और कहा गया था कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसा काल्पनिक वक्र होता है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। और क्लियरिटी आया, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है अभी, ये उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्लियर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, निरक्षीय रेखा के इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ किधर है। आंसर है यहां भी डायरेक्शन इधर है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ किधर है, आंसर है यहां भी इधर है, क्लियर। यहां बताओगे, बोलो। पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, आया ना। निगेटिव का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे, है ना, बोलो। जब वेक्टर सम करोगे तो ये पैरेलल, इसके पैरेलल यहाँ पे, इसके पैरेलल यहाँ पे, फिर ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखो, एक अच्छी चीज दिखेगा कि इस निरक्षीय रेखा, ये जो निरक्षीय रेखा है, इससे 90 डिग्री पे, इससे 90 डिग्री पे, निरक्षीय रेखा के हर पॉइंट पे, निरक्षीय रेखा के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस निरक्षीय रेखा से 90 डिग्री पे है। कहीं भी देख लो, कहीं भी, क्लियर है। या ऐसे कह सकते हो कि ये जो एक्सियल लाइन है, अक्षीय रेखा था, इसके पैरेलल है, इसके समांतर है, ध्यान ना, बोलो, क्लियर है, ठीक है। तो इस, ठीक है, फॉर्मूला तो अभी आएगा ना, लेकिन डायरेक्शन का मेथड क्लियर हो गया। कभी भी डायरेक्शन पूछा जाए तो केयर करना इस बात का। जैसे अगर मैं आपसे ऐसे पूछ दूं कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लिया मैंने, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज लिया, ठीक, ये रहा हमारा अक्षीय रेखा। अब तो क्लियर हो गया होगा ना अक्षीय क्यों बोल रहा हूँ। ये रहा निरक्षीय रेखा। मैंने पूछा चलो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, निरक्षीय रेखा का एक बिंदु लिया मैंने, तो किधर बोलोगे, परपेंडिकुलर बोलोगे। लेकिन सवाल ये है कि नीचे या ऊपर, तो याद रखना पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ध्यान से देखो ये किधर से किधर है, प्लस इधर है, माइनस इधर है, परपेंडिकुलर इधर भी तो हो सकता था, वो भी तो परपेंडिकुलर है, लेकिन उधर नहीं जाने का, प्लस से माइनस, क्लियर। तो डायरेक्शन इसमें कौन सी होगा, ये नीचे वाला कि ऊपर वाला, ये वाला सही होगा, ये डायरेक्शन होगा। इस पॉइंट पे, इस निरक्षीय रेखा के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। नहीं आ रहा समझ में, कितने लोग आए हाथ उठाना, सच में आ रहा है, फिर तो ठीक है, बढ़िया है, ये हुई ना बात। चलो, तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप इन सब का खात्मा करें, मतलब नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूँ। पहले आप ये बनाएं, कि ये समझना जरूरी है किसको अक्षीय बोलते हैं, किसको निरक्षीय बोलते हैं। उसके बाद हेडिंग लगाइएगा, फिर वो नोट करना शुरू कीजिए। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, दूसरा ऐसे, दोनों को ऐड करना है। अब अगर दोनों को ऐड करना है तो उनके बीच का एंगल चाहिए, क्या चाहिए, उनके दोनों के बीच, उन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, और इन दोनों के बीच का कोण हमें पता है नहीं। तो एक काम करते हैं, छोटा सा दिमाग लगाओ, कुछ अपना दिमाग चलाओ, और ऐसा करो, यहाँ पे ना एक ऐसे, इसको एक्सिस मान लो, एक्स एक्सिस मान लो, इसका ये जो वेक्टर है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर है, तो इसके दो घटक तोड़ सकते हो क्या आप। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये वाला जो एंगल है वो है थीटा,
तो मुझे बताओगे ये कितना होगा? समझदार हो, थीटा हो जाएगा। और ये अगर थीटा होगा ना तो दिमाग लगाओ, ये भी थीटा होगा। और ये थीटा होगा ना तो ये भी थीटा होगा। हाँ ना, बोलो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान सुनिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन अलग है, परिमाण बराबर है दोनों के। क्लियर है सबको? अब अगर मान लो कि इसका मैं घटक तोड़ता हूं, तो एक घटक कहाँ जाएगा? इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, और एक आएगा इधर। हाँ ना, बोलो। इसका अगर मैं दो घटक तोड़ता हूं तो एक परपेंडिकुलर वाला में ऐसे ऊपर चला जाएगा इधर, और एक आ जाएगा इधर। है ना, बोलो। तो जो हिस्सा इसका है एक नीचे आ जाएगा ऐसे, और एक हिस्सा फिर चला जाएगा इसका इधर। तो ध्यान से देखो ना, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को तो कैंसिल कर देंगे। समझ आई बात? इसीलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन जो जा रहा है वो किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। यानी इसका जो ये वाला हिस्सा होगा और इसका जो ये वाला हिस्सा होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो बीच का एंगल 0, और उन्हें तो सीधा जोड़ना बनता है, क्योंकि दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनको सीधे हम ऐड कर देते हैं। तो किसको सीधे ऐड करेंगे? तो जो ई का कॉस थीटा, याद करो जिधर थीटा होता है उधर कॉस लेते हैं, याद आया? तो ई कॉस थीटा और इसका ई कॉस थीटा दोनों को सीधे ऐड कर देंगे। तो आंसर बताओ कितना आएगा? 2e कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? तो इस पॉइंट पी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नेट की अगर बात मैं करूं, यानी कुल, नेट को हम लोग कुल समझते हैं ऐसे, ई कुल मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पी पर, वो कुछ ऐसा होगा कि जो ये हम लोगों का है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना इधर, ये वाला, इसको भी आप ई बोल दो, इसको भी आप ई बोल दो, क्योंकि मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। अगर डायरेक्शन की फर्क करोगे तो मैं ई वन ई टू बोलना पड़ेगा, आपको भी बोलना पड़ेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे थोड़ा सा के लिए कि ऐसा कर लो, लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि जो ई वन है वेक्टर और जो ई टू है वेक्टर, इनके जो मैग्नीट्यूड हैं वो दोनों क्या है? सेम है। और कितना आया है बताओ? के क्यू बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही था ना? तो मुझे चाहिए अब टोटल। अगर मुझे अब टोटल चाहिए ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है जो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, के क्यू बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका मैं लेने वाला हूँ क्या? कॉस थीटा। ये कहाँ से कॉस आया, समझ आया? और इसमें क्या करने वाला हूँ? 2 से मल्टीप्लाई। अगर किसी को कंफ्यूजन हो आप में से तो पूछ लीजिए। है कंफ्यूजन? तो आगे बढ़े फिर। चलो, तो क्या हो गया? 2k³ बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कॉस थीटा। अब मुसीबत ये कर रहा है कॉस थीटा, ये ऐसे ही रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, चेंज कर लेते हैं। थीटा यहाँ पे दिख रहा है मेरे को एक समकोण त्रिभुज में, और ये कॉस थीटा है, तो कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण कर सकते हैं इसको। तो इस थीटा के लिए आधार ये वाला हो जाएगा, देखो सही से, ये बेस हो जाएगा। तो एल बेस हो गया, और 90 के सामने ये हाइपोटेनस कर्ण, और इसका वैल्यू हमने निकाला था अंडर रूट कितना बताओगे? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस कॉस के जगह पे मैं बेस बटा हाइपोटेनस यानी एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो कर ही सकता हूँ। तो कॉस की कहानी भी खत्म हो जाएगी। तो अब सिंपल मैं ये कहने जा रहा हूँ कि हमारा कैलकुलेशन बचा है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसा हो जा रहा है, 2k³ बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस के लिए मैं रखने वाला हूँ, बोलो, एल बटा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस, देखो ऐसा कैलकुलेशन आप पहले कर चुके हो, इसका पावर 1/2 अंडर रूट को कर सकते हैं ना। तो इसका हम लोगों ने जब कैलकुलेशन पहले कभी किया है तो ऐसा कुछ आता है, ऐसे इसको एक साथ थोड़ा कर देते हैं, 2l³ इंटू के, देखो सबको एक साथ कर दिया मैंने। और ये वाला आप कर सकते हो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। ऐसा काम हम लोगों ने पहले किया है, ठीक है? तो जो हम लोग कर चुके होंगे ना उसको थोड़ा मैं फास्ट करूंगा, थोड़ा सा आप एक्सेप्ट कर लेना। अब ध्यान से सुनना, ये आपको जो 2l दिख रहा है ना, ये जो आपको 2l दिख रहा है, मैं आपको वापस डायग्राम में लेके आना चाहता हूँ। ये जो 2l है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस दिख रहा है, और ये q जो है वो चार्ज है, डाइपोल में का एक चार्ज का वैल्यू है। तो मुझे बताओगे क्या मैं इस 2l इंटू क्यू को क्या मैं p लिख दूं? अब एक कंफ्यूजन होगा, सर p तो पॉइंट था, नहीं नहीं, ये वो p नहीं है।
जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P बराबर 2L इंटू क्यू। द्विध्रुव की लंबाई और उसमें आवेश से गुना करो तो जो मिलता है उसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं, द्विध्रुव घूर्ण कहते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का ये क्या बन गया बताओ? P बन गया। अच्छा, ये K है, K रहने दीजिए, तो क्या हो गया? PK। क्या बन गया? PK। ठीक है, अब बुक्स में KP लिखा रहता है, लेकिन मैं इसको PK ही ज़्यादा बोलना प्रेफर करता हूँ क्योंकि सब लोगों को याद हो जाता है। ठीक है, हाँ, वो मूवी वाला सीन याद है ना आप लोगों को? PK समझे हैं का? PK हो का? L² प्लस R² का होल पावर 3/2। कोई दिक्कत? तो मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मूला याद करना आपके लिए कठिन होगा। क्या बन गया बताओ? PK बटा L² प्लस R² का होल पावर 3/2। ये हुआ उसका फॉर्मूला। कोई दिक्कत? अब एक चीज क्या है कि जो डाइपोल लेंथ होता है, अगर पिछले वाले क्लास में आप थे तो याद करो सही से, मैंने बताया था कि जो L होता है ना डाइपोल, 2L जो होता है वो डाइपोल लेंथ होता है। तो L जो होता है बेसिकली उसको जो है सो कि इस R के रेस्पेक्ट में इग्नोर कर सकते हो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज बताया था, याद करो, जो डाइपोल रियल में हम लोग जिसको बात करते हैं वो HCl मॉलिक्यूल टाइप का बात करते हैं, तो दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे जो है सो कि ये L को अगर इग्नोर कर दो इस R के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? अगर ये हो जाएगा 0, यदि R के सापेक्ष में L को क्या किया जाए? नजरअंदाज कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए भाई? बताओ आप लोग। तब E बराबर क्या बनेगा? बताओ बताओ, एक ही लाइन में मैं लिखूंगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। तो R² का पावर 3/2 बचेगा, फिर 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, R का पावर क्या आ जाएगा? 3। तो ये तो और अच्छा बन गया, PK बटा R², R³ भाई, PK बटा R³। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाती है। बड़ा इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, PK बटा R³। और K क्या है यहाँ पे? 1/4πε0। भूल नहीं रहे हैं ना? हाँ, ये नहीं कि 1/4πε0 नहीं लिख रहे हैं तो बाद में सर K क्या है? हाँ, पूजा कुमारी, प्रिंस कुमार। हाँ, ये सब मत सोचने लगना, ठीक है, कि प्रिंस कुमार बटा R³, पूजा कुमारी बटा R³, ये सब ऐसा कुछ नहीं है इधर, ठीक है। P यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, जो P बराबर 2L³ था, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, वरना कल होकर जरूर तुम लोग पूछ लोगे। कि यहाँ पे है 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन R। फ्री स्पेस के लिए इसको 1 कर देते हैं, मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। और एक बच गया P यहाँ पर है 2L इंटू क्यू। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है जो जेन्युइन है, सर एक बात बताओ, आप जब L को इग्नोर कर रहे हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आप L को इग्नोर कर रहे हो, डाइपोल लेंथ को अगर आप इग्नोर कर रहे हो और L 0 कर रहे हो यहाँ पे, तो फिर इसमें भी तो L था, और अगर ये 0 हो गया तो फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। ये बात समझ में आ रही बात? ठीक है, तो बात समझो, ये जो एक्सप्रेशन है, समझा करो बात, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट के अंदर ये डाइपोल लेंथ मल्टीप्लाई जो चार्ज आपको दिख रहा है, पहली चीज की अगर मैं शुरू से ही आपको ये कहता कि एक काम कर लेते हैं, एल क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, या डाइपोल लेंथ के लिए मैं अलग कोई सिंबल फिक्स कर लूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस डी है, तो जहाँ आपको एल दिख रहा है, जो 2L आपको दिख रहा है वो 2L नहीं दिखता, वो डी दिखता। मैं क्या कहना चाहता हूँ समझो आप, जहाँ पे ये आपको 2L दिख रहा है, कहाँ गया ये वाला जिसको मैंने, ये 2L दिख रहा है, अगर मैं पहले ही दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस डी लिखता, पूरा का पूरा एल एल करके नहीं समझाता, ये पूरा डी होता। ये बात समझ में आ रही? बात नहीं आ रहा समझ में? और ये कितना होता? D/2 होता, जहाँ एल है वहाँ क्या होता? D/2 होता। बात समझ में आ रही बात? ठीक है,
तो ये बहुत कम होता, और कम का ये स्क्वायर है, तो कम का जो स्क्वायर होता है वो और कम होता है भाई। 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाता है ना, बोलिए होता है कि नहीं होता है? तो ये वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगा। और तो जब इसको इग्नोर किया जाए, अभी देखो कि किसके रेस्पेक्ट में इसको इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। तो डाइपोल लेंथ जो है उसको यहाँ खत्म नहीं करना है, उस वो जीरो नहीं करना है, ये वैल्यू बहुत ही मीनिंगलेस हो जाएगा, ये होता भी बहुत ही कम है, और कम का स्क्वायर है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा ऐसे खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इसको हटाया जा रहा है, इसको नहीं हटाया जा रहा। क्लियर? अगर ये आप हटा देंगे या इसको इसके साथ अगर वैसे मैथमेटिकली सोचेंगे आप, तो फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो हुआ तो फिर सारा खत्म। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो कितना होता है, पी के बटा आर क्यू। क्लियर है? अब एक चीज देखो इसमें क्या देखने को मिलता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आप जितना फॉर्मूला पढ़ोगे ना, उसमें मैक्सिमम केस में, अधिकतर चांस में, अधिकतर आपको ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक स्पेशल केस है जहां पे ध्यान से देखो, आर का पावर ये 3 है, आर का क्यूब है, तो ये थोड़ा सा आपको हैरान परेशान करना चाहिए। अगर आप फंक्शन समझते हो, चीजों को समझते हो कि पावर बढ़ने से घटने से क्या होता है, तो सोच के देखो कि अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़े ना, अगर आप चार्ज से, इस डाइपोल से थोड़ी सी दूरी आगे जाओगे ना, बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। आर क्यूब है, समझ पा रहे हो आप? अगर 2 रखोगे तो फिर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। 5 रखोगे तो 125। समझ में आ रही बात? तो कहाँ 8 और फिर सीधे चेंज क्या किया, 125। तो अगर थोड़ा सा 3 का आपने फर्क डाला, 2 से 5 किया, आर के वैल्यू में 2 से 5 करा आपने, चेंज कितना से करा, 3 से। और जरा देखो कि उसका वैल्यू क्या चेंज कर रहा है, 8 से 125, डिफरेंस निकाल लो कितना वैरी कर रहा है। अच्छा वही अगर आर स्क्वायर होता तो वैरी करता, लेकिन उतना तो चेंज नहीं आता। यहाँ की ना कितना आता, मात्र 25 होता। रेहाना बोलो, अगर स्क्वायर होता तो 2 का स्क्वायर 4 होता भाई, 5 का स्क्वायर 25 होता, तो 4 से 25 जाता ना, 8 से 125 तो नहीं जाता। आर क्यू में तो 8 से 125 जा रहा है। समझ रही बात? तो याद रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूर जाने पर बहुत तेजी से डिक्रीज करती है, और करीब आने पर बहुत तेजी से बढ़ती है। ये बात समझ में है? फर्क है। एक पॉइंट चार्ज के केस में, एक पॉइंट चार्ज सिर्फ पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसकी तुलना में जितना तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड घटता बढ़ता है, मतलब दूर जाओगे तो घटेगा, करीब आओगे तो बढ़ेगा। एक पॉइंट चार्ज है, या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे दूर जाओगे तो घटेगा, करीब आओगे तो बढ़ेगा। तो जितना तेजी से बढ़ेगा या घटेगा एक पॉइंट चार्ज के केस में, उससे ज्यादा तेजी से बढ़ता घटता है डाइपोल के केस में। ये बात समझ आया? ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन भी कहता है, और जैसो कि ऐसे भी सोच सकते हो, सिंपल कहानी ये होती है कि पहले अगर ये पॉजिटिव चार्ज सिंपल अकेले रहता, तो इस पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी की मैं बात करूं तो ये क्या करता, सिर्फ धक्का देता। लेकिन इस बार क्या है कि इस पॉइंट पे जो जो रख रहे हो या इंटेंसिटी पता कर रहे हो, तो इस पॉइंट पे इसका इंटेंसिटी इधर है, इसका इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, एक धक्का दे रहा है, दूसरा खींच रहा है, तो यहाँ पे आएगा ना, उसकी स्थिति खराब हो जाएगी, तो इंटेंसिटी तो भयंकर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो डाइपोल के केस में थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग फैक्टर बन जाता है, ये वाला आर क्यू वाला। तो ये चीज अक्सर अक्सर जैसे कि मार्क करने होते हैं कि डाइपोल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है, लेकिन डिस्टेंस के पावर 3 के, आर क्यू के, आर स्क्वायर के नहीं। क्लियर? स्पेशल केस है ये, ध्यान रखना। ठीक है, नहीं तो जेन्युइनली आपको मैक्सिमम केस में यही एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली है, आर क्यूब के इनवर्सली नहीं है। सिर्फ इस केस की बात की जा रही है, इसमें आपको ये स्पेशल मिले। कोई दिक्कत? तो आप सबके लिए ये बहुत सरल है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये भी याद रखें, पी के बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। अगर इसको इग्नोर करना ना पड़े
और क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आ जाए तो ये रख के सॉल्व करने, ठीक है। चलिए नोट किया जाए इसे ज़रा। तो आपके लिए होमवर्क ये है, आपका SW ये है कि निरक्षीय रेखा के किसी पॉइंट के लिए तो हमने फाइंड कर लिए PK बटा RQ। आ गया। आपका होमवर्क ये है कि आपको अक्षीय रेखा के इस पॉइंट पे, देखो इधर ये एक्सियल लाइन है, इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके लाना है इक्वल, ठीक है। ये पॉइंट मैं कर देता हूँ A। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके लाना है, ठीक है। और मैं आपको आंसर बता देता हूँ ताकि आप जब बना लें तो कॉन्फिडेंट हो जाओ। वो आएगा 2 PK बाई RQ, 2 PK बाई RQ। क्या बदला जरा ध्यान से देखो। हाँ, जो निरक्षीय रेखा पर था उसका क्या आ गया, 2 गुना आ गया। क्या आ गया, 2 गुना आ गया। फिर किधर माइनस लेंगे किधर प्लस लेंगे, डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा, ये अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन यही आपका आना चाहिए, मैग्नीट्यूड में यही आना चाहिए, 2 PK बटा। और अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद अभी क्या बाकी है, पोटेंशियल। और अगर आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आया हो तो पोटेंशियल भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो होमवर्क में मैं 2 चीज़ें और ऐड कर देता हूँ। क्या कि इसी पोटेंशियल यहाँ आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करके लाना है, और फिर इस पॉइंट में भी पोटेंशियल फाइंड आउट करके लाना है। यहाँ पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला आएगा, निरक्षीय रेखा किसी बिंदु पर और अक्षीय रेखा किसी बिंदु पर, हालांकि अब तो करेंगे नहीं, मैं दे देता हूँ, कुछ लोग करेंगे बाकी लोग तो नहीं है करेंगे। तो 3 क्वेश्चन हो गए आपके, ऑलमोस्ट लगेंगे 1 घंटा से 1.25 घंटा लगेगा। सोचोगे बनाओगे तो बन जाएगा, ऐसा कंफर्म है कि बनेगा जरूर, क्योंकि सब सिंपल है। हाँ, आपके दिमाग में एक और सवाल आ सकता है, सर पता नहीं आता भी है कि नहीं। आ सकता है ऐसा कुछ कि सर निरक्षीय रेखा पर पूछा गया तो ठीक, अक्षीय रेखा पर पूछा गया तो ठीक है, चलेगा। अगर मेरे से पूछा है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होना चाहिए तो ये कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके बाद जैसो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इस निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु को छोड़ के, अक्षीय रेखा के किसी बिंदु को छोड़ के, जब भी किसी रैंडम पॉइंट पे पूछा जाएगा, यहाँ 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 बाहर बोर्ड से, बोर्ड के पीछे स्पेस में कहीं भी, तो उसके लिए एक अलग तरीका अपनाया जाएगा, एक अलग प्रूफ करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला ऐसा जिसमें हमको एक और अलग, मतलब एक अलग एक्सप्रेशन दिखेगा वो, जो किसी भी पॉइंट के लिए होगा। मतलब वो निरक्षीय रेखा है किसी बिंदु के लिए भी हो जाएगा, अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर के लिए भी हो जाएगा, और रैंडम किसी भी पॉइंट के लिए हो जाएगा। वो एक ही फॉर्मूला होगा जिससे सारा सॉल्व हो जाएगा। तो सर वही कहानी पढ़ा दिए पहले, है ये नहीं, आई बात समझ में। ठीक है, वही इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि वो क्या होता है ना कि एग्जाम में जब आपसे पूछा जाता है सिर्फ ये वाला, तो आपको यही बनाने होते हैं, ठीक है। और ये आप पढ़े हो, यहाँ से आप पहले कर सकते हो, इस तरीके से समझने आपको आसान लगते हैं, मैंने बता दिया पहले। ये 3 आप बना के लाओगे, ठीक है।